हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो हमारी पिछली क्लास थी, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर हम सेल्स को, बैटरीज को क्या करते थे, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। आज की क्लास में हम अपने उन्हीं सेल्स और उन्हीं बैटरीज को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल में। आपने रेजिस्टेंसेस की ग्रुपिंग तो पढ़ी है कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या होता है। इस बार हम सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो जो ग्रुपिंग है वो दो तरीके की होती है बेसिकली। जैसा रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग वैसे ही सेल्स की ग्रुपिंग। देखो भाई, होता क्या है, सेल का मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको आपने दूसरे सेल के नेगेटिव से और ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये तीसरा सेल है, उसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आपने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। ये मान लो इसकी ईएमएफ है E1, इसकी ईएमएफ है E2, इसकी ईएमएफ है E3। इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मैं एज यूजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस को ऊपर लिखता हूं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। अब आपको इनके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसको हम कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज, ये सीरीज ग्रुपिंग कहलाती है। अगर यहीं पर ऐसा हो कि ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा सेल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीसरा सेल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको मैं अगर ऐसा कर दूं कि एक पॉइंट से जोड़ दूं और इनको भी अगर मैं एक पॉइंट से जोड़ दूं, तो ये जो ग्रुपिंग कहलाती है इसको कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल, तो सेल्स की ग्रुपिंग मेनली दो तरीके की है, एक सीरीज और एक पैरेलल, और एक होगी मिक्स ग्रुपिंग, एक होगी मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग कि आप क्या करो, कुछ सेल्स सीरीज में लगा दो, ऐसे बहुत सारे लगा दिए आपने। फिर क्या करना है, कुछ सेल्स पैरेलल में लगा देने हैं। ये ऐसे ही ये ऐसे इधर बहुत सारे चलते जाएंगे और यहां भी लगा दोगे आप। ये इसको मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। इनका सीरीज, फिर ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, पर ये सारे आपस में क्या है, ये सारी रोज आपस में पैरेलल में है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सेल की ग्रुपिंग में हमें मेनली तीन तरह की ग्रुपिंग पढ़नी है, एक सीरीज, एक पैरेलल और तीसरी मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम सीरीज में आते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं सेल्स इन सीरीज, कि भाई अगर हम सेल्स को सीरीज में लगाएं तो क्या होगा। देखो अब मैंने क्या किया, एक सेल ये लिया, दूसरा सेल ये लिया। मान लो एक सेल का ये टर्मिनल ए है, ये इस सेल का टर्मिनल बी है, जो दूसरा सेल है इसका और इसका ये टर्मिनल कॉमन पॉइंट है, ये टर्मिनल दोनों में कॉमन है। इस पहले सेल का जिसकी ईएमएफ E1 है, इसका पॉजिटिव, और जिसकी ईएमएफ E2 है, इसके नेगेटिव का एक कॉमन पॉइंट है, और ये पॉइंट मैंने C मान लिया। इसकी ईएमएफ E1, इसकी E2, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो वो R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। भाई दो सेल्स हैं आपके पास और ये सीरीज में लगे हुए हैं।
अब आप देखो, जब सीरीज में सेल्स कनेक्ट होते हैं तो हम जानते हैं कि सीरीज में करंट तो सेम रहती है, सेम करंट विल फ्लो थ्रू दीज टू, यानी जितनी करंट इससे फ्लो होगी उतनी इससे, और सीरीज में क्योंकि करंट सेम होती है तो मैं करंट आई लिख रहा हूं जो इनके थ्रू पास होगी। तो है क्या, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन सीरीज करंट remains constant and voltages add up। ये पढ़ा हमने कि सीरीज में हम वोल्टेज को ऐड कर देते हैं पर करंट सेम रहती है, ये हमने रेजिस्टेंसेस में पढ़ा था। तो देखो, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, what is VAB? It is VB minus VA, यही होगा। अच्छा, हमने जब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी कि E इक्वल टू आई आर प्लस आर, यहां से एक रिजल्ट आया था आई आर प्लस आई आर, और यहां से इस आई आर की जगह, जैसे ये ई था, इस आई आर को मैं इधर ले आया था और यहां वी, ये एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं इसके अक्रॉस बात कर रहा हूं, ए बी के अक्रॉस। एक तो आप ये लिख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, दूसरा क्या तरीका लिख सकते हो, वी ए बी की जगह इसकी ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और करंट इसमें से जा रही है आई R1। तो ये किसके बराबर आ गया, देखो एक तो VB माइनस VA के बराबर है, आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप देखो इस सेल के लिए अप्लाई करो, टर्मिनल बी, ये जो टर्मिनल बी है और ये जो सी है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, VC माइनस VB, दिस इज VC, दिस इज वोल्टेज एट C माइनस वोल्टेज एट B, ये लिखा हमने। फिर से हम यही वाली इक्वेशन इसमें भी लिखते हैं, इट इज E2 माइनस IR2, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इस सेल का, इस वोल्टेज के लिए फॉर्मूले से अप्लाई करो, इसकी ईएमएफ है E2 और करंट इसमें से आई जा रहा है, रेजिस्टेंस R2 है, तो ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि वोल्टेज ऐड हो रही है तो आप क्या करो, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करो, क्योंकि आपको इसके बीच का पोटेंशियल चाहिए। तो हमें पता है सीरीज में वोल्टेजेस क्या हो जाते हैं, ऐड अप, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC। देखो हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करना है बेटा। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो क्या होगा देखो, इट विल बी VAB प्लस VBC, VAB प्लस VBC। यहां देखो VB माइनस VA, VB माइनस VA, इसमें इसको ऐड करेंगे VC माइनस VB, क्लियर। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो तो देखो क्या वैल्यू आती है, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल बी VC माइनस VA। क्या मैं इसको VAC लिख सकता हूं, वही तो मुझे चाहिए था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट A, सिंपल। अब यहां देखो, जिसको मैं VAC बोल रहा हूं वो इन दोनों के सम के इक्वल भी है, ये दोनों, इनका और इनका सम,
तो सम कर देते हैं इसको। ये क्या है, दिस इज E1 माइनस आई R1, दिस इज प्लस में E2 माइनस आई R2। क्या करो आप, E1 E2 को एक साथ ले आओ, E1 प्लस E2, दिस इज VAC, voltage across terminal A and C when cells are connected in series। यहां से क्या करो आप, इन दोनों में से I कॉमन ले लो, you will get R1 plus R2। This is the potential difference between these two points when cells are connected in series। अगर आप इस इक्वेशन को नोटिस करो फॉर कॉम्बिनेशन, अगर बहुत सारे सेल है, अगर एक सेल है तो आपने ई लिखा है, फॉर मल्टीपल सेल्स आप इसको लिख सकते हो ई नेट यानी ई इक्विवेलेंट माइनस आई, सब में सेम है, दिस इज आर इक्विवेलेंट और विच इज वी इक्विवेलेंट। इसको और इसको कंपेयर करो सॉरी, तो आपकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी, इट विल बी E1 प्लस E2, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। तो हमने देखा कि जब हमने सेल्स को कनेक्ट किया, जब हमने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या हुआ, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ईएमएफ भी एडअप हुई और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एडअप हुआ। क्या करेंगे, इन सीरीज ईएमएफ और वोल्टेजेस एडेड, सबसे पहला पॉइंट जो हमें मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला, करंट इज कांस्टेंट। भाई सेम करंट जाएगी सबके अंदर, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मिला हमें वो क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस एडेड। मान लो आपको कोई गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हो अपने कार के अंदर और आपकी कार स्टार्ट हो जाती है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। सिंपल है, मेरे पास अब 12 वोल्ट की बैटरी, मान लो ये कार का प्लग है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है मान लो, और ये बैटरी जो है सिंगल वो 12 ओम की है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको करंट कितनी मिलेगी, देखो I इक्वल टू वट, 12 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी कितना हो गया 12 यानी 1 एम्पियर। आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। पर आप अगर ऐसा करो 6 सेल्स ले लो 2 वोल्ट और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इस केस में क्या होगा, इसी से जब आप कनेक्ट करोगे तो आर एक्सटर्नल तो 10 था और जो छोटे छोटे आपने लगाए हैं 6, इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है आर इफेक्टिव वो कितना होगा 16, और आपको इस बार ईएमएफ कितनी मिल रही है 12 वोल्ट, तो करंट क्या होगा, इट इज 12/16 लेस देन 1। आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। जब आप सीरीज में लगाते हो सेल्स को तो ईएमएफ तो इंक्रीज होती है बट करंट सेम रहता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 12 वोल्ट की बैटरी से अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास 6 सेल हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करके आप अपने कार को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इन सीरीज हमें पता है कि ईएमएफ तो इंक्रीज होती है बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनल रेजिस्टेंस द सर्किट विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड करंट, और स्टार्ट तो करंट से होगा।
मिलेगा नहीं, काम नहीं होगा। तो सेल्स को जब आप सीरीज में लगाते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एडअप होते हैं, करंट सेम रहती है, और इसकी वजह से एक नुकसान भी होता है, द सेल डाइज अर्लियर, जल्दी खत्म हो जाते हैं सेल। अगर आप सीरीज में लगा दो तो सेल्स की ज्यादा लाइफ नहीं होती। ये सीरीज में लगाने का एक नुकसान भी है। एक चीज और देखो, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। एक चीज और देखें, अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, देखो क्या हुआ कि सीरीज में हम ऐसे लगा रहे हैं, मान लो ये लगा दिया हमने, और ये है 3 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम का, इसका 1 ओम है, और इसका भी 1 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सर्किट है आपके पास। अगर आप इस सर्किट में मेजर करो तो करंट अगर आप निकालोगे दैट इज ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर, है ना। इसका और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एडअप हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 तो बाहर लगा रखा है आपने, एक इसका है और एक इसका है, वो सीरीज में लगा दोगे तो प्लस में 2, कितना आ गया 5 ओम, और ई इक्विवेलेंट कितना है 3 प्लस 2 5 वोल्ट, तो आई कितना होगा 5/5 1 एम्पियर। तो ये जो दोनों सेल्स हैं दे आर सपोर्टिव, ये सपोर्टिव सेल्स हैं सीरीज के अंदर। यहां देखो, अगर यही कहानी मैं चेंज कर दूं, तीन ओम, कंडीशन सेम है, ये 1 ओम का है आर, और ये भी 1 ओम का है, ये 3 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, सेम कंडीशन है। सिर्फ मैंने क्या किया, इसका पॉजिटिव अभी इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, दोनों पे पॉजिटिव कर दिए मैंने। तो हमने अभी क्या किया, जो हमारे सेल्स थे इनको हमने क्या किया, हमने अपने सेल्स को, मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, जब हमने इनको इस तरीके से कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा दैट विल बी 3 - 2, दिस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। इस केस में ये सेल जो है 2 वोल्ट वाला, वो इस 3 वोल्ट वाले को अपोज करेगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना होगा, दैट विल बी 1 + 1 + 3 दैट इज 5। ये सिंपल, जैसे इस केस में 5 था इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 था, रेजिस्टेंस सेम रहा बट वोल्टेज 1 वोल्ट हो गई, और जब आप आई निकालोगे इक्विवेलेंट, इस केस में इट विल बी 1/5 एम्पियर। तो आप देखो किस तरह से जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज इस केस में अपोज हो रही है, तो ये सपोर्टिव है, ये अपोजिंग है। ये ध्यान रखें, सीरीज में ऐसा भी होता है, कई बार न्यूमेरिकल केस में पूछा जाता है। तो हमने पढ़ा कि जब सेल्स हमारे सीरीज में हुए तब इफेक्टिव ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ा, इफेक्टिव ईएमएफ एडअप हो गई, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस भी एडअप हो गया, करंट कांस्टेंट रहा। अच्छा एक चीज और देखें, अगर मेरे पास 2 सेल्स हैं या 2 बैटरीज हैं, एक है 20 वोल्ट और 20 mAh की या 20 एम्पियर आर की बैटरी है। जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इट विल बी 40 वोल्ट, और जो इसमें इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी इट विल बी 20 एम्पियर आर ही रहेगा। करंट कैपेसिटी 20 एम्पियर आर ही रहेगा। ये ध्यान रखें, जब आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस केस में इफेक्टिव वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट कैपेसिटी विल रिमेन सेम। ये ध्यान रखें। साथ साथ
इन चीजों का भी ध्यान रखें कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ऐड अप हो जाता है, करंट कांस्टेंट रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसके साथ साथ सेल्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, कैपेसिटी सेम रहती है। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से सेल्स अगर लगे हों तो वो सपोर्टिव सेल्स होते हैं, इस तरह से अपोजिंग होते हैं, बस इतना ध्यान रखें। अब हम मूव करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। देखो पैरेलल में क्या होगा, अब हम सेल्स को लगाएंगे पैरेलल में। तो क्या करेंगे पैरेलल में, देखें पैरेलल में क्या करते हैं हम दो सेल की बात करते हैं। ये एक सेल है और ये मेरा दूसरा सेल है। ये देखें, मान लेते हैं इसकी ईएमएफ E1 है, इसकी ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दिस टर्मिनल इज A, दिस टर्मिनल इज B। तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं हम। क्लियर है। अब देखिए क्योंकि दो अलग अलग सेल्स है तो यहां से करंट जो आएगी I1 ले लेता हूं और यहां से जो करंट पास होगी दैट इज I2। क्योंकि सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, हमने कई बार पढ़ा है ये, ठीक है। जब हमने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा था तब भी और अब भी। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब आप देखें क्या होगा, जो करंट होगी I विल बी I1 प्लस I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से करंट I1 आई, यहां से I2 आई, यहां एडअप हो गई। ये करंट आपको जो I मिली है, दिस I करंट इज सम ऑफ दीज टू करंट्स I1 प्लस I2। नाउ वोल्टेज अक्रॉस AB, इस आर्म में मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं, यहां से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्म। तो VAB, हाउ कैन वी राइट, VAB इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। देखो इस केस में यहां से आपने पढ़ा था ना, V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR, या V इक्वल टू E माइनस IR पढ़ा था जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का केस पढ़ा था। यहां देखें, इसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो अवर I1 विल इक्वल टू E1 माइनस VAB को मैं V मान रहा हूं, V और दिस इज R1। तो I1 इज व्हाट, E1 माइनस V बाय R1। यहां कर सकते हैं हम, या एक लाइन बचा लेते हैं थोड़ी सी, हम यहां से I1 की वैल्यू डाल देते हैं E1 माइनस V बाय R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक लाइन हमने बचा ली। अब आप देखें, अब मैं बात करता हूं इस आर्म की। बिकॉज these two arms in parallel, so voltage will remain same. Again your V will be, आपकी जो वोल्टेज है इस बार वो क्या होगी, अगर मैं इस बार आपकी वोल्टेज की बात करूं तो योर वोल्टेज विल बी V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ये हमारी वोल्टेज होगी। दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो R2 will equal to E2 minus V. So your I2 will equal to E2 minus V by R2. This is equation number 3. इसको नोट करें आप, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमने तीनों इक्वेशन बना ली है। अब आप देखें अब क्या कर रहे हैं हम, 1 और 2 से जो हमारी I1 और I2 की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या किया मैंने, I1
यहां से I1 और यहां से I2 और यहां से I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो I will इक्वल टू I1 is E1 minus V by R1 plus I2 is what? E2 minus V by R2। ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब देखें एलसीएम ले लेते हैं। I will इक्वल टू E1 माइनस V, साथ में R2 मल्टीप्लाई में प्लस में E2 माइनस V, साथ में यह R1 अपॉन में R1 R2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर दो, E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 E2 R1 एक साथ लिख दिया, माइनस देखो इसमें और इसमें वी हैव V कॉमन, V कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा R2 तो R1 प्लस R2, R1 डॉट R2। इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा आपके पास I R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो V R1 प्लस R2, इसको मैं इधर ले आया हूं और दिस विल टेकन टू द राइट साइड, E1 R2 प्लस E2 R1 एंड दिस माइनस I R1 R2। So what is the value of V? V will be E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 minus I R1 R2 divided by R1 plus R2। Clear है? This is the value of voltage. Now compare with this equation. If we compare, on comparing क्या करेंगे हम? On comparing with V equivalent equal to E equivalent minus I R equivalent, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में डिराइव किया था, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो ये आएगा, दिस विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और जो इक्विवेलेंट करंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट, दैट विल बी R1 R2 R1 प्लस R2। इसको आप नोट करें, यह इंपॉर्टेंट है, यह डेरिवेशन पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। इसके बाद आपको कुछ खास चीजें ध्यान रखनी है इस केस में, पैरेलल के केस में। वो क्या ध्यान रखनी है? इन पैरेलल V जो है इट इज कांस्टेंट, I जो है इंक्रीजेस, लाइफ ऑफ बैटरी इंक्रीजेस, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है पैरेलल में, इतना ध्यान रखें। जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो 12 वोल्ट की दो बैटरीज हैं और वही 4000 एम्पियर आर है, मान लो 2220 एम्पियर आर है, सॉरी, दो बैटरीज हैं 12-12 वोल्ट की और उनकी कैपेसिटी कितनी है 20 एम्पियर आर, 20 एम्पियर आर। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, जो वोल्टेज रहेगा इट विल बी 12 वोल्ट, और जो कैपेसिटी है बैटरी की
it will be 40 ampere hour. This is capacity. कैपेसिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखें पैरेलल में, सीरीज में कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ज्यादा देर तक अगर बैटरी चलानी है तो हम पैरेलल में यूज करेंगे। अब आप समझें, अगर मेरे पास बहुत सारे सेल्स हों तो क्या होगा? अगर मैं बहुत सारे सेल्स ले लूं सीरीज में, देखें आप, तो हमने क्या पढ़ा, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? दैट इज E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट वी हैव n cells, each of EMF E and internal रेजिस्टेंस इक्वल टू R। तो देखो उस केस में E इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम? यहां E साथ में R, E और R, क्योंकि हर एक का EMF E है और रेजिस्टेंस R है, तो E R कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स प्लस होंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस ER प्लस ER प्लस ER प्लस ER कितनी टाइम्स? n टाइम्स। और यहां क्या होगा? R प्लस R कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो यहां क्या होगा? NER, और यहां क्या होगा? NR। तो इफेक्टिव EMF E, यानी आप कितने भी सेल्स को पैरेलल में लगा दो, इफेक्टिव EMF E ही रहेगा। अब आप देखें, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करता हूं, इट इज 1/R1 1/R2, ऐसा था ये। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट, दैट इज n/R, which implies that R equivalent कितना? R/N। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास R हो, तो इन दैट केस करंट कितना होगा? करंट इक्वल टू E/R प्लस R/N। ये नेट करंट होगी पैरेलल के अंदर। तो ये आप ध्यान रखें कि जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, करंट कैपेसिटी एम्पियर आवर बढ़ जाता है, ठीक है। ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, सिर्फ टाइमिंग बदलती है। इसके बाद अगर मुझे सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग करनी हो, मिक्स ग्रुपिंग पढ़ लेते हैं। वैसे मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चंस कम आते हैं हमारे सीबीएसई में, बट मिक्स ग्रुपिंग करना भी जरूरी है। यानी सेल्स को, मिक्स ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि सेल्स को हम सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ सेल्स सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कुछ सेल्स पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसको हम मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। अब देखिए मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा, ये हमारे पास है मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें क्या है, मान लो ये बहुत सारे सेल्स हैं यहां पर भी, देख रहे हो। मिक्स ग्रुपिंग में हमने क्या किया, बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है और बहुत सारी हमने रोज बना रखी हैं जिनको हम किस में लगा रहे हैं, पैरेलल में। ये भी हमने बहुत सारे बना रखे हैं, यहां पर भी बहुत सारे हैं इधर। ये डॉटेड का मतलब हमारे पास बहुत सारे हैं। लेट वी हैव n रोज, ये हमारे पास मान लो n सेल्स इन रोज, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज
m। ये जो है ना 1 2 3 4 5 ये m है। अगर मैं बात करूं ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, ये 4 रो है, ये 5वीं रो, ऐसे करते करते अगर मेरे पास m नंबर ऑफ रोज हो और हर रो में एक सेल लगा हो, हर रो में कितने सेल लगे हुए हैं n, और ये रोज हैं कितनी नीचे तक टोटल m, तो टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे? टोटल सेल्स देखो इधर तो n है और इधर टोटल ये वाली जो लाइनिंग है इस लाइन में n है, और ये जो लाइन है ये कितने हैं? अगर एक लाइन में मान लो 25 स्टूडेंट्स हैं और टोटल 10 लाइन्स हैं, 25 स्टूडेंट एक लाइन में हैं और टोटल 10 लाइन्स हैं, तो कितने स्टूडेंट हो गए? 250। वैसे ही एक लाइन में n सेल्स हैं एक रो में और टोटल रोज कितनी है m, तो टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे? m इंटू n। अब देखो इफेक्टिव ईएमएफ, जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो एक रो का इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? n इंटू ई। इसमें भी एनी, इसमें भी एनी, इसमें भी एनी, इसमें भी एनी, तो सीरीज में एडअप होके एनी ईएमएफ हो गया। पैरेलल में आप जानते हो कि ईएमएफ अगर पैरेलल में लगाते हैं तो सेम ही रहता है, तो ईएमएफ इतना ही रहेगा एनी। अच्छा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, अच्छा एक का रेजिस्टेंस R है, ईच सेल ईएमएफ जो है मान लो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का कितना माना है मैंने? मान लो R है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। और ये सारे ये जो NR है, NR है, NR है, NR है, NR, ये कितने टाइम्स है? M टाइम्स। तो 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR शो डैश M टाइम्स बाय NR। तो आप कैसे लिखोगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू M बाय NR, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR डिवाइडेड बाय M। R क्या है? R अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो नेट R कितना हो जाएगा? दैट इज R प्लस NR बाय M। और करंट कैसे निकालोगे? इट इज EMF, टोटल EMF ये है आपके पास और टोटल रेजिस्टेंस ये है, दिस इज R प्लस NR बाई N। तो अगर आप सेल्स को क्या करते हो? सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो टोटल करंट आपको क्या मिलेगी? NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR बाय, सॉरी दिस इज M ना, R, अच्छा सॉरी, ये मिलेगी आपको EMF, सॉरी ये करंट मिलेगी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडअप होने के बाद नेट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये आपकी नेट ईएमएफ थी NE। तो ये अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम और भी कर सकते हैं। यहां पर इसका एलसीएम क्या करेंगे? ये MNE हो जाएगा और साथ में अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये MR प्लस NR, इस एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, ये एक्सप्रेशन तो हमारा आ गया अगर सेल्स ग्रुपिंग में हो, मतलब सीरीज और पैरेलल मिक्स ग्रुपिंग हो, सीरीज और पैरेलल दोनों हो, तो ध्यान रखें टोटल सेल्स इतने हैं, इफेक्टिव ईएमएफ इतना होगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा, इफेक्टिव करंट ये होगी। क्लियर है? कभी कभी पूछते हैं मैक्सिमम करंट, ध्यान रखना फॉर मैक्सिमम करंट एक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके हिसाब से मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट MR इक्वल टू NR। मैक्सिमम करंट के लिए आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो ये MR और NR दोनों इक्वल होने चाहिए, उसी केस में करंट क्या होगा? मैक्सिमम।
तो आज की क्लास में हमने ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हम किरचॉफ्स लॉज के साथ आएंगे। तब तक पढ़ते रहें, कमेंट में अपने डाउट पूछते रहें। थैंक यू सो मच।